सो हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर हफ्ते जो है सैटरडे को टॉप 15 क्वेश्चंस पूरे वीक के आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस एग्जाम की, तो कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक करके मैं भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और इन द एंड आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2020। देखिए हाल ही में जो भी इस पिछले संडे फ्रेंच ओपन का जो टूर्नामेंट खत्म हुआ है, उसमें मेंस की कैटेगरी में सिंगल्स टाइटल किसको मिला है? इनमें से क्या राफेल नडाल को मिला है, नोवाक जोकोविच को मिला है, डोमिनिक थीम को मिला है, या रोजर फेडरर को मिला है? तो ये आपको बताना, जो भी पिछले संडे फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ है, मेन सिंगल टाइटल इनमें से किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम या रोजर फेडरर? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी राफेल नडाल ने जो है फ्रेंच ओपन जीता है और ये 13th एडिशन है, यानी 13वीं बार जो है उन्होंने इस तरीके से फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है और टोटल अब तक वो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने अभी किसके साथ इक्वल कर चुके हैं? रोजर फेडरर के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अब तक किसने ग्रैंड स्लैम के टाइटल जीते हैं तो वो रोजर फेडरर ने अब तक जीते थे 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। तो उसे उन्हें किसने इक्वल कर दिया है? राफेल नडाल ने। उन्होंने भी अब 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत लिए, जिसमें से 13 तो फ्रेंच ओपन है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है ना, इस तरीके से और भी काफी सारे, विंबलडन होता है, टेनिस के टूर्नामेंट्स। लेकिन अगर सिर्फ फ्रेंच ओपन की बात करें तो अब तक 13 बार जो है राफेल नडाल इसके टाइटल को जीत चुका है, ओवरऑल 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को इक्वल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अभी आपको पता है पिछले हफ्ते में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं, ठीक है ना, सभी कैटेगरीज में, तो आपको बताना है कि जो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन है, इनको भी जॉइंटली अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज 2020, किस कैटेगरी में मिला है? क्या फिजिक्स की कैटेगरी में मिला है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज या पीस? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो, मैंने जो डेली हम करंट अफेयर्स का शो डिस्कस करते हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को जो इस बार का नोबेल प्राइज मिला है, ये इकोनॉमिक साइंसेज की कैटेगरी में मिला है। ठीक है ना, इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या था? जो आपने देखा होगा, जो वो होता है ना, जैसे हम बोली लगती है, ठीक है ना, उसके उसको लेके जो इन्होंने पूरा एक उसका प्रोसेस बनाया है, ठीक है, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उसको इनोवेटिव तरीके से जो है आगे प्रेजेंट किया है। ठीक है ना, तो जो हम बोली लगाते हैं किसी भी चीज की, तो उसका एक तरीके से पूरा एक प्रोसेस बनाया गया कि किस तरीके से फेयर तरीके से जो है ये पूरा चले। तो इसलिए जो है इस बार का अवार्ड किससे मिला है? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को, जॉइंटली इकोनॉमिक साइंसेज की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आप इस क्वेश्चन आपको बताना है कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट रोड टैक्स ऑन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, यानी जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स है, जैसे आपने देखा होगा ई रिक्शा जो होती हैं, ठीक है ना, तो किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो रोड टैक्स लगता है, ठीक है ना, जो आप देते हैं आरसी, जब आप बनवाते हैं किसी भी व्हीकल की तो आपको रोड टैक्स देना होता है, तो वो एग्जेम्प्ट किया है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने? क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या महाराष्ट्र? देखिए अगर आप देखेंगे जो बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स है, ये नॉर्दर्न खासकर एरियाज में, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आपको ये बहुत ज्यादा दिखेंगी ऐसी ई रिक्शास, और जो या बैटरी से चलने वाली इसी तरीके से व्हीकल्स। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रोड टैक्स नहीं लेंगे जो ऐसे बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स है उनसे। ठीक है ना, तो एक अच्छा स्टेप है, खासकर इनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को, कि अगर आप इनसे टैक्स नहीं लेंगे तो वैसी बात आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। आगे बात करते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? इसके बारे में मैंने आपके साथ देखिए करंट अफेयर्स के शो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा ऐसा पहला देश है एक ही बार में जो है 8 बीचेस के लिए जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है? क्या वो सिंगापुर है, मालदीव्स है, श्रीलंका है या इंडिया है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। ठीक है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और एक ही बार में 8 बीचेस का सर्टिफिकेशन आज तक किसी और कंट्री को नहीं मिला। ठीक है ना, तो इंडिया को ये मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड? तो इनमें से किस दिन जो को है जो हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? ठीक है, तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी 11 अक्टूबर, जो कि पिछले संडे की बात है। और
हर साल जो है हम इसे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए भी होता है, खासकर वो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो देखिए अभी भी इकोनॉमिकली ज्यादा या लिटरेसी वाइज जो है काफी पीछे हैं, तो इस तरीके के डेज जो है जो खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए, और भी आपने देखिए हर रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कोई ना कोई दिन होता है, तो बस अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की हु विल होस्ट द 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ एससीओ मेंबर नेशंस। तो जो एससीओ है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशंस है, जैसे आपको चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, और भी है मेंबर्स इसके, तो उसके 7वें जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग इनमें से कौन होस्ट करेगा? क्या वो रामनाथ कोविंद जी है, नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद या पीपी चौधरी? तो आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, तो आपको अगर पता हो तो रविशंकर प्रसाद है, तो ज्यादातर चांसेस है कि इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर भी सी है, यानी रविशंकर प्रसाद। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक भी आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ मिनिस्टर का के प्रेजेंट होने का चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए रविशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो लॉ मिनिस्ट्री भी देखते हैं रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हाल ही में जो आईएमएफ के प्रोजेक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर, भारत की इकोनॉमी जो है, इंडिया जीडीपी कितनी ज्यादा गिरने के इन्होंने एक्सपेक्टेशन बताया, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी कितनी रहेगी 2020 जो पूरा फिजिकल ईयर है 2020 से लेके 21 तक, क्या 8.2%, 9.5%, 10.3% या 11.4%? तो देखिए आपको रीजन पता है, कोविड की वजह से अराउंड मार्च के आखिरी दिनों में जो है लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। हाँ, तो लॉकडाउन आखिरी दिनों में इम्पोज किया गया था मार्च मंथ के, और ये आपको पता है 1 अप्रैल से हमारा ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अगले 2021 के 31 मार्च तक जो है चलेगा। तो पूरे आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में जो है अभी तक तो देखिए प्रॉपर तरीके से हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं हुई, अगर आप देखेंगे चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप देखेंगे ट्रेन वगैरह अभी तक नहीं चली हैं, उसी तरीके से चाहे आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, होटल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो इसलिए जो है पूरे अगर आप फिजिकल ईयर की बात करें 2020 के अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो आईएमएफ के प्रोजेक्शन है, इनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है हर कंट्री के लिए ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो 10.3% की गिरावट इन्होंने कहा है भारत की इकोनॉमी में रहेगी, -10.3% का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिमिलर तरीके से इन्होंने मैंने बताया कि आईएमएफ जो है हर एक तो इंडिविजुअल कंट्री के लिए फोरकास्ट करता है, और साथ ही साथ पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसके लिए भी प्रिडिक्ट करता है। तो इन्होंने कितना कहा है कि कितनी एक्सपेक्टेशन है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रहेगा इस कोविड-19 की वजह से, क्या -4.4%, -4.8%, -5 या -5? हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी -4.4% जो है की गिरावट जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो ये रहने का उम्मीद है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है। और इसके इसी तरीके से देखिए और कंट्रीज का भी ये प्रिडिक्ट करते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो इंडिया का और वर्ल्ड की इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्लियर है ना। तो दोनों ही मैंने बताया कितना वो रहेगा, 10.3% की गिरावट माइनस में, और ये -4.4%। नेक्स्ट अगर बात करें तो अभी हाल ही में भारत ने कंट्रीब्यूट किया इनमें कितना अमाउंट फॉर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि आपको अच्छे तरीके से जो इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू हमें रहा है, खासकर अगर आप जो अरब कंट्रीज है वहां पे देखेंगे तो इजराइल पैलेस्टीन इशू बहुत बड़ा है वहां पे, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन को एज अ कंट्री नहीं मानता और पैलेस्टीन इजराइल को नहीं मानता, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है हमेशा जो है कंफ्लिक्ट लगा रहता है, और पैलेस्टीन के जो खासकर वहां पे लोग हैं उनको एक तरीके से उनके लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए भारत हर साल जो है इसी तरीके से ये पैसा कंट्रीब्यूट करता है इस यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। तो इस बार जो है भारत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, $1 मिलियन, यानी ए ऑप्शन, इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत टाइम टू टाइम ये पैसा कंट्रीब्यूट करता है, तो इस बार $1 मिलियन जो है इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। आगे अगर बात करें हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट के तौर पे किस देश को दोबारा से चुना गया है, ठीक है। क्या फ्रांस है, इंडिया है, यूएस है या जर्मनी है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी इंडिया, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और बहुत बड़े लेवल पे जो है इंडिया में सोलर एनर्जी को इस टाइम पे एक तो उसका बढ़ावा दिया जा रहा है, और आप देखेंगे बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं हर स्टेट के अंदर, क्योंकि देखिए सोलर एनर्जी आपको पता है एक तो
एक तो ये इसमें पोल्यूशन नहीं होता इससे, ठीक है, हम एनर्जी को जनरेट करते हैं और फिर आगे जो है आपने जगह-जगह देखे होंगे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, खासकर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं पहुंची है जिन एरियाज में, तो वहां पे इन सोलर पैनल्स की हेल्प से जो है दिन में तो ये एनर्जी इकट्ठी होती है सोलर सन की एनर्जी से, और रात को जो है आप देखते होंगे कि उसी को यूज करके जो है फिर लाइट्स वगैरह या जो भी चीजें, खैर मेनली एनर्जी जनरेट करने के लिए जो है इसको ये जो है सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। और बड़े लेवल पे आप देखेंगे आजकल, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जैसे, तो बहुत बड़ा एक पोल्यूशन का को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन रहता है इनका, ठीक है ना। तो इसलिए क्लीन एनर्जी की तरफ सोलर जो एनर्जी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया क्योंकि इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, और इंडिया को जो है इस बार दोबारा से रीइलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा अगर को प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें फ्रांस को अपॉइंट किया गया है, तो अगले 2 साल के लिए भारत प्रेसिडेंट रहेगा इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और फ्रांस को प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ टाइम पहले देखिए किसान रेल ट्रेन चलाई गई थी, जिसके तहत एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी जो है सामान जो है पहुंचाने के लिए इन किसान रेल ट्रेन को चलाया गया था। और हाल ही में भी सेंटर ने एक्सटेंड किया है, कितनी सब्सिडी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर देंगे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए जो है सेंटर ने डिसाइड किया कि वो इसमें सब्सिडी दे, ताकि जो है एक तो जल्द से जल्द जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके किसान रेल ट्रेन के थ्रू, और सब्सिडी भी दी जाए ताकि और ज्यादा लोग जो है इसके थ्रू, इन किसान रेल ट्रेन के थ्रू जो है अपना सामान भेजे। अभी तक तो देखिए आप देखते होंगे ट्रक्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन ट्रेन के थ्रू भी थोड़ा सा और ज्यादा जो लोग है इसको यूज करें, तो इसलिए जो है सब्सिडी कितनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्या 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन, यानी 50% की सब्सिडी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको यूज करें। नेक्स्ट अगर करें बात करें तो हाल ही में इंडिया ने एक एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है $400 मिलियन का, किस देश के साथ? क्या मालदीव्स के साथ, मॉरिशस के साथ, इंडोनेशिया के साथ या श्रीलंका के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी मालदीव। तो मालदीव के साथ हाल ही में भारत ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, ताकि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने ले हैं जो वहां पे इंडिया बनाएगा, ठीक है, तो इसलिए $400 मिलियन का ये एग्रीमेंट जो है मालदीव के साथ अभी हाल ही में साइन किया गया है, ठीक है। देन अगर बात करें जन आंदोलन कैंपेन, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस कैंपेन को कोविड-19 से रिलेटेड? आपको पता है खासकर अभी जो फेस्टिव सीजन अब आ रहा है, जैसे नवरात्रे शुरू हो गए, फिर दशहरा, दिवाली, इसके अलावा छठ पूजा या अभी दुर्गा पूजा भी खासकर वेस्ट बंगाल साइड में बड़ा मनाया जाता है, इसके अलावा फिर क्रिसमस, ये सब चीजें, तो इसलिए जन आंदोलन कैंपेन, ताकि आप मास्क जरूर पहने और बाकी सब चीजें, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कैंपेन लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री ने? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष मिनिस्ट्री या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? अब देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मार्क कर सकते हैं, बस इसका जो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने ये कैंपेन जो है वो बेसिकली लॉन्च किया है। लास्ट सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रपोज किया है कि वो जो खासकर पुअर कंट्रीज है जो इस कोविड-19 से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है, उन्हें कितना पैसा जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा? क्या $20 मिलियन, $25 मिलियन, $30 मिलियन या $50 मिलियन? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी $25 मिलियन की फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो करेगा, खासकर जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है वर्ल्ड फूड डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? तो कल ही 16 अक्टूबर के दिन जो है हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली वो देश यहाँ पे जो वार टोर्न कंट्रीज है जहाँ पे खाने का अभी तक सही फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे एक तरीके से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम करती है वहां पे खाना पहुंचाने का, तो इसलिए वर्ल्ड फूड डे जो है, ताकि हर शख्स को कम से कम न्यूट्रिशियस खाना मिले, ये बहुत जरूरी है, और इसलिए जो है 16 अक्टूबर को हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट अपडेट्स। कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे आपके ये मेरे को जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अभी 2 बजे जो है बैंकिंग के एस्पायरेंट्स के लिए लाइव क्लास रहेगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए।